अभी पाकिस्तान के अथॉरिटीज और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अभी ये प्लान कर ही रहे थे कि हम भारत के साथ क्या बात करें और भारत को किस तरह से इस बात के ऊपर तैयार किया जाए कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इतनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेड शुरू भी कर दी, और कैसे कर दी, और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लग गया। तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेड शुरू हो गई, वो कैसे, मैं आपको बता रही हूँ ना, सबर किया करें जरा। जी हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये पिक्चर भी जो आप देख रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जी भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी। और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे हैं, 14 के करीब लोग उस बोट में थे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए खुद ही, कितने निकाले, 2-4 ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे 14 से। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। और अब डिटेल्स देखते हैं कि जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तानियों, मतलब क्या कर रहे हो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी और आप लोग मतलब ड्रग्स लेके पहुंच भी गए, ड्रग्स ले लो वाले। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी इतनी जल्दी आप लोगों ने ड्रग्स लेके नहीं जानी थी, अभी पहले उनको हाँ तो करने दीजिए कि ट्रेड करनी है, और फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या भेजना है। लेकिन बस हमारे यहाँ इतने उतावले बैठे हुए ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। भारत से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर, मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इतना क्या उतावलापन है कि अभी हमने बात भी नहीं की, अभी हम आपस में ही बातें कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ बिजनेस करना है, कि आप लोग जो है वो 600 करोड़ के जो है ड्रग्स लेके पहुंच गए। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। अब देखते हैं कि इनमें से जो 14 लोग पकड़े गए हैं, बहरहाल बोट पाकिस्तान की बताई जा रही है, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ बनी हो वो बोट और अंदर उसके कोई और ही कंट्री के लोग बैठे हो। वैसे शक्लों से तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी कंट्री के, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या बेल्जियम वगैरह के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रेस पाकिस्तानी पहना हुआ हो। तो अब हो सकता है, लेकिन खैर ये तो तभी पता लगेगा जब भारत का मीडिया या भारत के लोग हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये लोग कौन सी कंट्री के। बोट हमारी होने से ये सामान हमारा नहीं हो जाता। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना, वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। तो अब पता ये करना है कि जो 600 करोड़ की ड्रग्स निकली है और बोट पाकिस्तानी है, तो ये लोग जो है क्या ये भी पाकिस्तानी है या ये किसी और कंट्री के हैं? हो सकता है, मैं जैसे कह रही हूँ कि बहुत से लोगों की शक्लें आपस में मिलती हैं, ये किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। हो सकता है हमसे बोट खरीदी हो इन्होंने, और इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इनकी कंट्री में बोट ना बनती हो तो इन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि आप हमें बोट बना के दे दें, तो हमने दे दिया। हम असल में दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारा हम लोग जो है ना बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या पता भाई, वो उसमें जो है फ्रूट भी ले जा सकते थे, मछलियां भी ले जा सकते थे, कुछ भी ले जा सकते थे, लेकिन अब वो अगर ड्रग्स ले गए तो हम क्या करें, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए भारत जो है ना वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ जो है ना ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, वरना इस तरह के लोग निकल पड़ेंगे तो आप लोग देख लीजिए कि फिर क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। वैसे भी ये न्यूज मुझे अभी भी मिली थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो रियाद में भाषण दे रहे हैं, मतलब दे चुके अभी तक तो, और आप लोगों ने देखा ही होगा, कई लोगों ने टीवी पर देखा होगा। मैंने भी आज सोचा कि आज तो जी मैंने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी लेनी है कि वो उन्होंने क्या बात करनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या बात करने लगे शहबाज शरीफ साहब। तो मैंने जी सारे काम हम अपने जैसे साइड पे रख दिए और मैंने कहा बस आज मैंने सिर्फ ये सुनना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके आखिर ऐसी कौन सी बात बताने वाले जिससे कि बाकी कंट्रीज का भी फायदा होगा और हमारा तो खैर होगा ही होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहानी कुछ ऐसे शुरू की कि उन्होंने बताया कि जी उनकी कुछ साल पहले उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो वो किसी दूसरी कंट्री में, यानी हो सकता है अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए गए।
वहां जाके उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सोचा, मतलब जब वो ट्रीटमेंट के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं तो आ गया हूँ, मेरे पास तो पैसा है बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए बाहर आ सकते हैं, या यानी कि बाहर की किसी कंट्री में जा सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उनका खुद ही उन्होंने रिप्लाई दिया अपने आप को, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग नहीं है पाकिस्तान में, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और ये सोचने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जब वो वापस आए तो पाकिस्तान आके उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए जो कहीं नहीं जा सकते अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। अब कई लोग कहेंगे कि इस तरह की स्टोरी तो इमरान खान साहब ने भी सुनाई थी, जब उन्होंने शौकत खानम बनाया था और उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया था, तो उन्होंने यही कहानी बताई थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब उनकी मदर की तबीयत खराब हुई थी तो वो उनको लेकर जब हॉस्पिटल गए और जब उनका ट्रीटमेंट करवाया, तो इमरान खान साहब ने सोचा कि इतना पैसा मेरे पास तो है कि मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान के बाकी पब्लिक जो है क्या वो ये अफोर्ड कर सकती है? ये सोचने के बाद इमरान खान ने सोचा कि अब मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। अब शहबाज शरीफ साहब की और उनकी कहानी कुछ मिलती जुलती सी लग रही है मुझे, लेकिन पता नहीं किसने किसको कॉपी किया, ये तो बहरहाल बाद की डिबेट है। और इस डिबेट को आगे ले जाने के लिए हम चेक करेंगे कि पहला स्टेटमेंट किसका था, इमरान खान साहब का था या शहबाज शरीफ साहब का था, इसलिए कि दोनों कहानियां बिल्कुल एक ही लाइन पे लिखी हुई है। तो आपने देखा होगा बहुत बार बॉलीवुड की मूवीज तो बहुत ही लोग देखा करते हैं, तो हॉलीवुड में असल में ऐसा होता नहीं है कि उसने पिक्चर बनाई है तो मैं भी शहनशाह बना दूं, उसने शहनशाह बनाई है तो शहनशाह वाला ड्रेस जो है वो जतेंद्र भी पहन के निकल आएंगे। एक मूवी आई थी जतेंद्र साहब की भी, और वो शहनशाह मूवी जो अमिताभ बच्चन जी की थी ना, जिसमें वो अजीब भारी सा ड्रेस पहन के घूमा करते थे, पूरे सड़कों के ऊपर घूमते रहते थे, इतना लोहा लटका के हाथ में। तो उसी तरह का ड्रेस जो था वो जतेंद्र साहब ने भी पहना था किसी फिल्म में, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, मुझे फिल्म भी याद नहीं, मैंने वो देखी नहीं है, ऐसे पिक्चर्स देखी नहीं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो स्टोरी शहबाज शरीफ साहब आज सुना रहे थे वहां उस फोरम में बैठ के, उसी तरह की स्टोरी में इमरान खान साहब भी सुना चुके हैं। लेकिन बहरहाल अब हम क्या करें, हमारे पाकिस्तान के जो टीवी चैनल है वो इंतहा के बदतमीज लोग हैं, तमीज उनको है नहीं। और उन्होंने किया क्या कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर है वाकई में, नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, वो मुझे पता है कि वो डिक्टेशन कहाँ से लेते हैं, कौन उनको लाया, किसने उनको बिठाया, कौन उनसे काम करवाता है, वो हमें क्या सारी दुनिया को पता है, लेकिन कहने के लिए तो वही प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो बेचारे अभी अपने अपनी कहानी सुना ही रहते, अभी स्टार्ट ही लिया था उन्होंने तो हमारे टीवी चैनल ने बंद कर दिया। जी हाँ, यानी कि उन्होंने वो उनका उनका लाइव ट्रांसमिशन जो आ रहा था उसको क्लोज करके और कोई टॉक शो लगा दिया। उस पे मेरे ख्याल है शाजिब खानजादा का टॉक शो था या किसका था, वो लगा दिया, और उस पे जी वो बैठ के इकोनॉमी पे जो है वो 5-6 लोग बैठ के और बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार, मतलब अपने ही प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं सुना रहे, अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बातचीत को नहीं टीवी चैनल दिखा रहे, तो मतलब कोई दूसरा क्या खाक दिखाएगा? मतलब वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे ना जो बात कर रहे थे। मुझे टीवी चैनल वालों से ये पूछना है कि क्या वो किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था जो बात कर रहा था? मतलब आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को यार कुछ नहीं दे सकते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे दो ना। मतलब उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ स्टार्ट ही पकड़ा था, अभी उन्होंने अपनी कहानी के फर्स्ट पैराग्राफ ही उन्होंने बताना शुरू किया था, तो इन लोगों ने जी उनकी तकरीर बंद कर दी। हाँ जी, और मैं तो आज बड़े मतलब तैयारी करके बैठी थी, मैंने कहा कि जी आज तो मैं बस सुन ही लूंगी कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। मैंने अच्छे से अपने मतलब पिज्जा भी मंगवा लिया था और फ्रेंच फ्राइज भी आ गए थे, मेरी कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी, मैं तो फुल मतलब बैठी थी पूरा माहौल बनाकर सुनने के लिए। लेकिन बस मैं सुन ही नहीं पाई, तो इसलिए मुझे बहुत शिकायत है अपने मीडिया से कि प्लीज आप लोग ये किस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब वैसे तो आप लोग पूरा पूरा दिन हमारे मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, न जाने काम किस वक्त करते हैं ये लोग। इसलिए कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पूरा दिन यानी डे टाइम में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया को बुला बुला के बताते हैं जी आज हमने ये कर दिया, हमने वो करना है, हमने कौम के लिए ये सोचा है, हमने मुल्क के लिए वो सोचा है। और शाम को जा जाकर ये सारे मिनिस्टर्स और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं और वहां पे ये टॉक शो में रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं, यानी सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। और उसके बाद जब शाम के 5 बजे के बाद जो है ये चले जाते हैं टीवी चैनल्स पे और वहां पर टॉक शो में बैठ जाएंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे वाले तक के टॉक शो में ही बैठे रहते हैं। और उसके बाद उठ के तो जाहिर है फिर तो टाइम इनका खत्म हो जाता है, फिर तो जाके घर जाके सो जाते होंगे। तो मुझे कोई ये बता दे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स काम किस वक्त करते हैं और कंट्री के लिए काम इनका किस टाइम पर होता है, इसलिए कि सुबह से रात तक तो ये मीडिया के आगे होते हैं और उसके बाद न जाने क्या मैंने किसी और कंट्री में, अगर हम बहुत ज्यादा नजदीक चले जाएं, भारत में चले जाएं, क्योंकि भारत का मीडिया हम बहुत देखते हैं, मेरे घर तक डिश लगी है,
ये सारे चैनल देखती हूँ। अच्छा खैर, वो मैं ये बता रही थी, मैंने कभी नहीं देखा कि भारत के जो मिनिस्टर्स हैं या उन मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स हैं इवन, वो टॉक शोज में बैठे हों या वो डिबेट में बैठे हों और वहां पे वो एक दूसरे को बातें सुना रहे हो, और आज तक उनके मिनिस्टर्स पता नहीं क्या करते। मुझे तो समझ ही नहीं आती, मीडिया में आते ही कोई नहीं है। मैंने नहीं देखा कि कभी अमित शाह जी जो है वो बैठे हो, या कभी मोदी जी बैठे हो, या कभी कोई दूसरी, डॉक्टर जयशंकर मेरे मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर, कभी वो बैठे हो। लेकिन हमारे यहाँ तो जी जितने मिनिस्टर्स हैं वो सबके सब इंटरव्यू दे रहे होते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो थोड़ा एक्सक्लूसिवली बैठते हैं, तो इसलिए उनका अकेले का इंटरव्यू होता है। वो इस तरह से बैठ के ना, चार बंदों के बीच में बैठ के कुछ नहीं बोलते, तो वो अलग इंटरव्यू दे रहे होते हैं। लेकिन देते वो भी हर कुछ दिनों के बाद उनके इंटरव्यूज भी आ रहे होते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब सारा दिन हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो मीडिया के आगे बैठी रहती है, तो मुझे ये बता दें कि भाई उसका फायदा क्या है, और उसके बाद आप पब्लिक के लिए काम किस वक्त करते हैं। गुजरात तट से आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए 86 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 602 करोड़ रुपए आकी गई है। एटीएस और एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई कर 14 पाकिस्तानी नागरिकों को भी अरेस्ट किया है। बता दें कि ये ऑपरेशन पिछले 2 दिनों से चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में पाकिस्तानी नागरिकों ने एटीएस अधिकारियों पर अपनी नाव चढ़ाने की भी कोशिश की और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद संदिग्धों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय जल सीमा के भीतर तलाशी अभियान चला रही थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में खुफिया जानकारी के आधार पर मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तानी नाव के 14 चालक दल के साथ 602 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 86 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सहयोग से एक सफल ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों को मिशन पर तैनात किया गया था। एनसीबी और एटीएस अधिकारियों को ले जा रहे आईसीजी ने जहाज राज रतन से संदिग्ध नाव की पहचान की। ड्रग्स से लदी इस नाव के चालकों ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन तटरक्षक जहाज राज रतन ने इसे नाकाम कर दिया। एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण पिछले 3 वर्षों में ऐसे 11 सफल ऑपरेशन हुए हैं।